हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जियोग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। ये चैप्टर जियोग्राफी का क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिससे हम जो खाना कंज्यूम करते हैं, जिससे उस खाने का प्रोडक्शन होता है। तो एग्रीकल्चर कैसी एक्टिविटी है? प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है? जो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करती है। और इंडिया में तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन लगभग किसमें इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ये नहीं है इंडिया में सिर्फ फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है। फूड ग्रेन्स के अलावा इंडिया में बहुत सारे रॉ मटेरियल जैसे कि टी, कॉफ़ी और बहुत सारी जो मसाले वगैरह हो गई, उनको भी एक्सपोर्ट किया जाता है, इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है। तो इंडिया में एग्रीकल्चर के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्री है। अब जो हमारी एग्रीकल्चर है ये बहुत ज़्यादा पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें बहुत सारे कल्टीवेशन मेथड्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी हमारी चेंज हुई है और हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स पे अलग अलग बेस करते हुए जो हमारा एनवायरनमेंट हो गया या फिर जो कल्टीवेशन मेथड्स हो गए वो हमारे टाइमली चेंज हुए हैं। अब हमारी जो फार्मिंग होती है या फिर जो एग्रीकल्चरल फार्मिंग होती है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग 2 टाइप की होती है, एक तो प्रिमिटिव और एक इंटेंसिव। कमर्शियल होती है जो ज़्यादातर बेचने के लिए जिस फार्मिंग को हम करते हैं, सेल करने के लिए हायर क्वांटिटी में। और सब्सिस्टेंस या तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए या फिर जो हायर पॉपुलेशन वाले रीजन्स होते हैं उनमें इस टाइप की फार्मिंग का यूज होता है। तो फर्स्ट है हमारी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, जैसे कि हमें उससे नाम से पता लग रहा है प्रिमिटिव मतलब जो हमारे जो प्रिमिटिव टूल्स हैं उनका, जैसे कि होई हो गया, जो हमारी कुल्हाड़ी टाइप होती है, इन सब का यूज करके एक लैंड के एक छोटे से टुकड़े पे जो नेचुरली जो फार्मिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जो ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। इसको सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया जाता है और इस टाइप की फार्मिंग को के लिए ना मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी इस टाइप की भी जरूरत होती है। तो इसमें क्या होता है, जो फार्मर है वो एक लैंड के एक टुकड़े को क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। जैसे कि ये एक लैंड है, इसके टुकड़े को क्लियर करेंगे और फिर यहाँ पे वो खेती करेंगे। जब इसका जो प्रोडक्शन है वो इतना ज़्यादा इस पे वो प्रोड्यूस करेंगे कि जो सोइल फर्टिलिटी है ना इस लैंड की वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। जब वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी तो फार्मर्स शिफ्ट कर जाएंगे और फिर से एक पीस ऑफ लैंड को क्लियर करेंगे और फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे। ऐसे ही उनका प्रोसेस चलता रहता है। इससे क्या होता है, जो हमारी सोइल है उसकी नेचुरल फर्टिलिटी बनी रहती है और ना ही ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ता है और ना ही ज़्यादा मॉडर्न इनपुट्स का यूज किया जाता है। इससे जो हमारी सोइल है वो अपनी फर्टिलिटी को नेचर की हेल्प से रिप्लेनिश कर लेती है। इस हमारी जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नेम से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम कंट्रीज की बात करें, अपनी इंडिया की ही बात करें, तो इंडिया में ही इसको बेवार और धैया, मध्य प्रदेश में इसको बेवार और धैया के नाम से जाना जाता है। पोडू या फिर पेंडा इसको आंध्र प्रदेश में जाना जाता है। पामा डाबी और कोमन और ब्रिंगा इसको उड़ीसा में जाना जाता है। वेस्टर्न घाट्स में इसको कुमारी के नाम से जाना जाता है। साउथ ईस्टर्न राजस्थान में इसको वालरे के नाम से जाना जाता है। हिमालयन बेल्ट में खील, झारखंड में कुरुआ और जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे इसको झूमिंग के नाम से जाना जाता है। इसके मेन 4 नेम्स हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, झूमिंग, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये इसके मेन नेम्स हैं। और इसको अलग अलग कंट्रीज में भी, जैसे कि मैक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है और वेनेजुएला में इसको कोनुको के नाम से, रोका ब्राजील में, सेंट्रल अफ्रीका में मैसोल के नाम से, इंडोनेशिया में लडांग के नाम से और वियतनाम में रे के नाम से। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगह
पे इसको अलग अलग नेमों से जाना जाता है। इसके मेन नेम तो है झूमिंग, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस और हमारी स्लैश एंड बर्न। इनको तो लर्न करना ही करना है और ये 1 मार्क में या फिर मैच द फॉलोइंग में इनके ये और ज्यादा नेम आ जाते हैं। वैसे अब तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इस टाइप की फार्मिंग को वहां किया जाता है जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा हो, मतलब उस जगह पे किया जाता है जहाँ पे पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा हो। ये एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है। इसमें लेबर का यूज किया जाता है और बायोकेमिकल इनपुट्स का, इरिगेशन का यूज किया जाता है ताकि प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। और इस टाइप के एग्रीकल्चरल लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। अब नेक्स्ट है हमारी कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में मॉडर्न इनपुट्स का, जैसे कि हमारी HYV सीड्स हो गई, HYV सीड्स हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब का यूज किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो और इनके जो हायर जो आउटपुट्स होंगे उनको है ना मार्केट में सेल किया जाता है। मेनली जो कमर्शियल फार्मिंग है उसको सेलिंग के पर्पज से किया जाता है। कुछ जगह पे क्या होता है, कुछ जगह पे किसी क्रॉप को एज ए कमर्शियल क्रॉप यूज किया जाता है और दूसरे रीजन में उसको एज ए सब्सिस्टेंस क्रॉप उसको यूज किया जाता है। जैसे कि हमारी राइस है, राइस को हरियाणा और पंजाब में कमर्शियल क्रॉप के उसमें प्रोवाइड होती है या फिर उसको यूज किया जाता है। और जबकि अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में वो एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है। अब हमारी जो प्लांटेशन होती है, प्लांटेशन एक कमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप है। इस प्लांटेशन में क्या होता है, जो एक सिंगल क्रॉप है, जैसे कि अगर हम टी का एग्जांपल ले तो टी जो है वो एक बड़े से एरिया में टी की ही खेती होगी और जब उस टी की खेती हो जाएगी, लेबर्स का यूज किया जाएगा, बहुत सारे इनपुट्स का यूज किया जाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स इनका यूज किया जाएगा और एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क की जरूरत होती है, इनका यूज किया जाएगा और प्रोडक्शन के बाद उनको मार्केट में सेल हो जाएगा। तो प्लांटेशन में एक कमर्शियल फार्मिंग का टाइप है। इसमें एक सिंगल क्रॉप को एक लार्जर एरिया में ग्रो किया जाता है। जैसे कि कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स होती है टी, कॉफी, रबर, शुगर केन और बनाना। अब नेक्स्ट है हमारी क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न होता है कि भाई अलग अलग एनवायरनमेंट में या फिर अलग अलग जो हमारी एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं, अलग सीजन्स आते हैं, उनका एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट होता है। इसकी वजह से हर क्रॉप अपने एक अलग सीजन में ग्रो की जाती है। इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं या फिर 3 क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं, राबी, खरीफ और ज़ैद। तो फर्स्ट है राबी सीजन, तो या फिर राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जिनको हम अक्टूबर या दिसंबर के मंथ में तो उनको बोते हैं या फिर सोन करते हैं और उनको अप्रैल या फिर जून के मंथ में हार्वेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारी वीट हो गई, बार्ले हो गई, ग्राम, मस्टर्ड्स ये हो गए, इनको हम दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो इनको बोते हैं और इनको अप्रैल जून में हार्वेस्ट कर लेते हैं। वीट हो गई, ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, यूपी, जम्मू कश्मीर यहाँ पे ज्यादा ग्रो की जाती हैं। इसके लिए जो हमारे विंटर मंथ्स है ना उसमें थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, प्रिसिपिटेशन की जरूरत होती है ताकि इनका अच्छी तरह से ये जो हमारा प्रोडक्शन है इन क्रॉप्स का हो सके। और जब से हमारी पंजाब, हरियाणा, इन सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है तो उसकी वजह से राबी क्रॉप्स इन सीजन्स में, इन रीजन्स में ज़्यादा ही ग्रो होने स्टार्ट हो गई है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की हेल्प से बहुत ज़्यादा राबी क्रॉप्स की प्रोडक्शन में हेल्प हुई है। राबी क्रॉप्स को हम अक्टूबर दिसंबर में सोन करते हैं। खरीफ क्रॉप्स क्या होती है, खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जो मॉनसून की बिगनिंग में, मॉनसून मई, जून, जुलाई, मॉनसून की बिगनिंग में तो उनको हम ग्रो कर देते हैं और सितंबर से अक्टूबर के बीच में उनको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि जवार, बाजरा, जूट, कॉटन, उड़द, मूंग, ये सारी चीज, इन सारी क्रॉप्स को, जैसे कि हमारी ये होती है असम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, इन सारी जगहों पर हमारी ज्यादातर खरीफ क्रॉप्स पाई जाती हैं। और हमारी ये 3 स्टेट्स हैं, असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पे जो हमारी पैडी होती है इसकी
तीन क्रॉप्स एक साल में उगाई जाती है, ओस, अमन एंड बोरो। अब हमारी लास्ट क्रॉप बचती है जिनको बोलते हैं हम जेड क्रॉप। जेड क्रॉप्स वो क्रॉप होती है जो राबी क्रॉप और जो हमारा खरीफ क्रॉप का सीजन होता है उसके बीच में एक थोड़ा सा सीजन होता है, जैसे कि हमारी वाटरमेलन, मस्क मेलन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कुकम्बर, फोडर क्रॉप्स, इन सब को हम ग्रो करते हैं इस छोटे से सीजन में। शुगर केन हमारी एक ऐसी क्रॉप है जिसको पूरा लगभग एक साल लगता है उगाने के लिए। तो हमारे तीन हमने सीजन्स देखे, राबी सीजन जो कि हमारा हम अक्टूबर नवंबर में इसको सो करते हैं और अप्रैल जून जुलाई में इसको हार्वेस्ट करते हैं। सेकंड हमने देखा खरीफ सीजन। खरीफ को मॉनसून के ऑन सेट पे तो क्या करते हैं, मॉनसून के ऑन सेट पे इसको सोन करते हैं और इसको सितंबर से अक्टूबर के बीच में हार्वेस्ट कर लेते हैं। एक आता है फिर जेठ। जेठ में एक छोटा सा सीजन है जब जो हमारी राबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप का सीजन है उसके बीच में। एग्जांपल्स हमारे हैं वाटरमेलन, वेजिटेबल्स, फोडर क्रॉप्स एटसेट्रा। अब हमारी हम मेजर फूड क्रॉप्स देखेंगे, मेजर नॉन फूड क्रॉप्स देखेंगे। तो हमारी फर्स्ट क्रॉप है राइस। राइस सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ पीपल के द्वारा इसको कंज्यूम किया जाता है। राइस हमारी एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप है मतलब इसको हम कब सोन करेंगे, इसको हम मानसून के ऑन सेट पे इसको सोन करते हैं। चाइना के बाद इंडिया जो है इस क्रॉप का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी हो गया और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में ज्यादातर ग्रो की जाती है। इसके लिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए और ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी ह्यूमिडिटी और रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा इसकी रेनफॉल होनी चाहिए। और जो हमारे जैसे कि जो एक कैनाल इरिगेशन है या फिर जो ट्यूबवेल्स वगैरह होते हैं इनकी वजह से जो जहाँ पे जो हमारी रेनफॉल कम होती है, जैसे कि हमारे पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान साइड, वहाँ पे भी राइस की जो खेती है वो अच्छे से होने लग गई है या फिर राइस की खेती पॉसिबल हो गई है जो ट्यूबवेल्स है या फिर जो कैनाल इरिगेशन सिस्टम है उनकी वजह से। नेक्स्ट है हमारी वीट। वीट जो है वो राइस के बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है। ये एक राबी क्रॉप है और ये ज्यादातर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इसका यूज होता है वीट का। जो साउथ साइड है वहाँ पे इतना वीट का यूज नहीं होता, लेकिन हाँ नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसको एक कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए और जब वो राइप होगी ना तब है ना इसको एक अच्छी सी सनशाइन की जरूरत होती है और इसकी एनुअल रेनफॉल 50 से 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है। राइस की अबोव 100, इसकी 50 to 70। दो वीट ग्रोइंग जोन्स जो है वो जो दो इम्पोर्टेंट है, एक तो है गंगा सतलुज प्लेन्स जो है नॉर्थ में और एक है ब्लैक सोइल रीजन डेक्कन में। डेक्कन में जो ब्लैक सोइल रीजन है और जो गंगा सतलुज प्लेन है नॉर्थ में, ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स हैं। वीट ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स में मिलता है। जो हमारे ये है मेजर एरियाज, ये इस कलर से ये है हमारे मेजर एरियाज वीट के और ये है हमारे माइनर एरियाज। नेक्स्ट है मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स जिनको हम कोर्स ग्रेन्स के नाम से भी जानते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इससे हमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। मिलेट्स जो होते हैं वो हमारी खरीफ क्रॉप्स होती है। हमारी तीन मिलेट्स हैं जो कि इंडिया में ग्रो होती है, जवार, बाजरा, रागी। इन तीनों को हम बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, इनको हम तीनों को इकट्ठे मिलेट्स बोलते हैं। इनको कोर्स ग्रेन के नाम से भी जाना जाता है। और है ना जो ये हमारी मिलेट्स हैं, कोई भी मिलेट हो गई, इनसे हमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। जैसे कि रागी है, रागी से हमें आयरन, कैल्शियम, रफेज ये सब मिलता है, क्योंकि रागी में है ना ये आयरन वगैरह ये बहुत ज्यादा रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट मिलेट है जवार। जवार जो है वो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है वीट और राइस के बाद। ये हमारा रेन फेड क्रॉप है। ये ज्यादातर जो नमी वाले एरियाज है वहां पे मिलता है, जैसे कि महाराष्ट्र, हमेशा वहां पे नमी होती है, बारिश। कर्नाटका, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे ये ज्यादा
मिलता है ज्वार। सेकंड है बाजरा। बाजरा जो है ज्यादातर सैंडी सोइल्स में या फिर जो हमारी शैलो ब्लैक सोइल्स होती है, जैसे कि जो महाराष्ट्र में मिल जाती है, गुजरात में मिल जाती है, हरियाणा में मिल जाती है, तो बाजरा वहां पे अच्छे से ग्रो होता है। थर्ड हमारी है रागी। रागी जो है वो ड्राई रीजन्स की क्रॉप है, जहाँ पे जो हमारा सूखा रीजन्स होते हैं, जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड, ये रेड ब्लैक सोइल, सैंडी सोइल, लोमी सोइल, इन सब सोइल्स पे ये ड्राई रीजन्स में आसानी से ग्रो हो जाती है रागी क्रॉप। ये थे हमारे मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी। ये हमारी बाजरे की कल्टीवेशन है, ऐसी हमारी कुछ बाजरे की कल्टीवेशन दिखती है। थर्ड नेक्स्ट है हमारी फोर्थ है मेज। मेज मतलब मक्का। मक्का हमारा एक फूड क्रॉप भी है और ये एक फोडर क्रॉप भी है। मतलब फोडर क्रॉप होती है जानवरों का चारा, जो हमारी हम भी मेज को कंज्यूम करते हैं और हमारे जो एनिमल्स वगैरह हैं वो भी मेज को कंज्यूम करते हैं। मेज एक खरीफ क्रॉप है और कुछ रीजन्स में इसको राबी क्रॉप की तरह भी ग्रो किया जाता है, जैसे कि हमारी बिहार, बिहार में मेज को राबी क्रॉप के सीजन में ग्रो किया जाता है। मतलब उसको हम वो अक्टूबर नवंबर में उसको बोते हैं बिहार में। और यूपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये जो कुछ और स्टेट्स है वहां पे इसको खरीफ क्रॉप के उससे ग्रो किया जाता है। इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। ये एलुवियल सोइल, जो ओल्ड एलुवियल सोइल है, उसमें ज्यादा अच्छे से ग्रो होती है। और फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन टेक्निक्स, HYV सीड्स, इनका ज्यादा यूज किया जाता है मेज को ग्रो करने में। ये मेज की कल्टीवेशन है। नेक्स्ट है पल्सीज। पल्सीज हमारी बहुत ज्यादा टाइप्स की पल्सीज होती हैं, जैसे कि तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज, ग्राम, ये बहुत टाइप की पल्सीज है। पल्सीज में जो इंडिया है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी खुद ही है। जो वेजिटेरियन होते हैं, जो हमारे वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं, उनके लिए जो दाल है, पल्सीज है, जो दाल है, वो प्रोटीन का सबसे मेजर सोर्स होते हैं और वो जो है वो उनकी डाइट का एक रेगुलर बेसिस पर हिस्सा होते हैं। जो हमारी दालें होती हैं, जो पल्सीज हैं, उनको कम मॉइस्चर चाहिए होता है और वो है ना ड्राई कंडीशंस में, सूखी जगह पर भी मिल जाती है। और जो ये हमारी जो हमारी ये पल्सीज होती हैं, जो ये हमारी दालें होती हैं, ये एक लेग्यूमिनियस क्रॉप होती हैं। लेग्यूमिनियस क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती है? लेग्यूमिनियस क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो है ना अपनी सोइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर कर लेती है नाइट्रोजन की हेल्प से। एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसकी हेल्प से वो अपनी सोइल फर्टिलिटी को वापस रिस्टोर कर लेती हैं। तो जो पल्सीज होती हैं वो लेग्यूमिनस होती हैं, अरहर को छोड़ के। एक अरहर ऐसी क्रॉप है जो कि नॉन लेग्यूमिनस होती है, इसलिए जो पल्सीज है उनको दूसरी क्रॉप्स के साथ भी ग्रो कर लिया जाता है। मेजर जो पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो होती हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका। अब है फूड क्रॉप्स, जो कि ग्रेन से अलग है, मतलब वो ग्रेन्स में नहीं आती लेकिन वो फूड क्रॉप्स है। जैसे कि फर्स्ट है हमारी शुगर केन। शुगर केन एक ट्रॉपिकल और एक सब ट्रॉपिकल दोनों टाइप की क्रॉप है। तो ट्रॉपिकल क्या होती है? ट्रॉपिकल जो कि इक्वेटर के पास, ट्रॉपिक्स के पास जो हमारी वो होती है उसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं। और सब ट्रॉपिकल जो थोड़ी इक्वेटर से दूर हो। तो जो शुगर केन है वो ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी है। मतलब वो इक्वेटर के पास वाली स्टेट्स में या फिर कंट्रीज में, और हम इंडिया की बात करें तो स्टेट्स में, और इक्वेटर से थोड़ी सी दूर वाली स्टेट्स में भी ग्रो हो जाता है। इक्वेटर के पास वाली स्टेट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, और थोड़ी सी दूर जैसे कि बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो शुगर केन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल दोनों टाइप की क्रॉप है। इंडिया जो है वो ब्राजील के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। और जो हमारी शुगर केन है वो बहुत सारी सोइल्स की पे अलग की वैरायटी पे, मतलब ब्लैक सोइल हो गई और जो रेड सोइल, अलग अलग टाइप की सोइल पे इसको हम ग्रो कर सकते हैं। और ये एक लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, मतलब इसमें सोविंग से लेके हार्वेस्टिंग में बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत है। और जो हमारी शुगर केन है वो शुगर, गुड़, खंडसरी, इन सब के लिए ये मेन सोर्स है। शुगर केन, जो हमारी चीनी बनती है वो शुगर केन से बनती है, जो हमारा गुड़ बनता है वो हमारा शुगर केन से बनता है। और जो शुगर केन है उसको ग्रो करने के लिए
मिनिमम 11 मंथ्स की जरूरत होती है। अब जो हमारी शुगर केन है वो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में मतलब 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में ग्रो हो जाती है। इसको रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में इसको रेनफॉल चाहिए। और जैसे कि मैंने बोला ये एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। तो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, तेलंगाना ये मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। नेक्स्ट है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स क्या होते हैं? ऑयल सीड्स होते हैं जैसे कि तेल, मतलब जिनके बीज को हम प्रोसेस करके हम तेल निकाल सकते हैं उनको बोलते हैं ऑयल सीड्स। तो ऐसे बहुत सारे बीज होते हैं। और जो इंडिया है वो हमारी जो ये ऑयल निकालने के जो हमारे सीड्स होते हैं इसमें थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है था 2016 में चाइना और कनाडा के बाद। और जो हमारे डिफरेंट ऑयल सीड्स हैं वो तकरीबन जितना भी टोटल क्रॉप्ड एरिया है इंडिया का उसका 12% है। मतलब जितना भी टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसका जो 12% है वो कहाँ जाता है? ऑयल सीड्स में जाता है। जो हमारे मेन ऑयल सीड्स है वो है ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम जिसको हम तिल भी बोलते हैं, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड्स, लिनसीड, सनफ्लावर। इनमें से ज्यादातर हमारे एडिबल है और इनको हम कुकिंग मीडियम्स की तरह यूज करते हैं। खाना बनाने में हम इसको यूज करते हैं। कुछ काम रॉ मटेरियल में, कॉस्मेटिक्स में या फिर सोप के प्रोडक्शन में, कॉस्मेटिक्स बनाने में, इनके लिए भी हम इसको यूज कर लेते हैं। जो हमारी अब हम ग्राउंड नट की बात करें तो जो ग्राउंड नट है वो एक खरीफ क्रॉप है। और जितना भी ऑयल सीड का प्रोडक्शन है मतलब 12% प्रोडक्शन है तो उसका जो हाफ प्रोडक्शन है वो ग्राउंड नट प्रोड्यूस होता है। 2008 में जो इंडिया था वो ग्राउंड नट में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था चाइना के बाद। और जो गुजरात था इंडिया तो था वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट और इंडिया में जो गुजरात था वो था लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। जो लीन सीड है और जो मस्टर्ड है वो राबी क्रॉप्स हैं। और जो हमारा सीसम है वो एक खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में और वो एक राबी क्रॉप है साउथ में। मतलब उसको हम नॉर्थ में तो खरीफ क्रॉप के सीजन में ग्रो करते हैं और उसको साउथ में राबी क्रॉप के सीजन में यूज करते हैं। जो हमारा कस्टर है उसको हम राबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप दोनों की तरह ही ग्रो कर सकते हैं। ये था हमारे ग्राउंडनट, सनफ्लावर और मस्टर्ड। नेक्स्ट है टी कल्टीवेशन। जो टी क्या होती है? मतलब चाय, चाय का कल्टीवेशन। अब हमें पता है चाय जो है वो एक प्लांटेशन क्रॉप का एग्जाम्पल है। और जो चाय है वो हमारा जैसे कि अगर हम बात करें तो 2008 में जो इंडिया था वो चाय का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। जो है चाय है इसको हम बेवरेज के तरह यूज करते हैं। जो हमारी चाय है इसको हम एक पेय पदार्थ की तरह यूज करते हैं। और इसको हम हमारे जो इंडिया है या फिर जो हमारी कंट्री है उसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन अब जो ज्यादातर टी प्लांटेशंस है उनको इंडियंस के द्वारा ही ओन किया जाता है। 2008 में जो इंडिया था वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। जो हमारा न्यू डाटा है उसके अकॉर्डिंग 2016 में जो इंडिया है वो टी प्लांटेशन में सेकंड लार्जेस्ट है चाइना के बाद। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स, मतलब टी प्रोडक्शन के लिए या फिर टी प्लांटेशन के लिए किस चीज की नीड है? तो टी प्लांटेशन जो है वो इसको वार्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट की जरूरत होती है पूरे साल। ये जो हमारी ह्यूमस में जो रिच सोइल होती है या फिर जो फर्टाइल सोइल होती है वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता है। और इसमें शावर की जरूरत होती है। ये एक लेबर इंटेंसिव है। इसमें ग्रो उससे क्या चीप, लेकिन चीप लेबर भी और साथ ही साथ स्किल्ड लेबर भी हो, क्योंकि सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक इसमें लेबर की जरूरत होती है। और जो टी है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों टाइप की क्लाइमेट्स में ग्रो हो जाती है। जैसे कि हमारे तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, असम, जो हमारी दार्जिलिंग की हिल्स हैं या फिर जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे जो टी है वो ज्यादा अच्छे से ग्रो होती है। ये हमारी टी कल्टीवेशन
तो नेक्स्ट है हमारा कॉफी। जो कॉफी है वो भी एक प्लांटेशन क्रॉप का ही एग्जाम्पल है। तो जो कॉफी है, इंडिया में जो कॉफी है उसको उसकी अच्छी क्वालिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। 2008 में इंडिया ने वर्ल्ड की कॉफी में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका जो 3.2% जो उसका हिस्सा था वो इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता था। जो इंडिया की जो कॉफी है उसमें क्या होता है, जो अरेबिका है ना उसको यमन से लेके आया जाता है। और जो ये हमारी अरेबिका जो एक कॉफी है, इस टाइप की वैरायटी की ऑल ओवर इंडिया में डिमांड है। सबसे पहले इसको बाबा बुडान हिल्स में इसका कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था। अब इसका कल्टीवेशन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में भी मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं जो हमारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से रिलेटेड जो क्रॉप्स होती हैं उनको हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स बोलते हैं। और 2016 में या पेट दे रखा है, 2008 में भी और 2016 में भी। 2016 में जो इंडिया है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था चाइना के बाद। इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों टाइप के फ्रूट्स का प्रोडक्शन करता है। और इंडिया वर्ल्ड की 13% वेजिटेबल्स का भी प्रोडक्शन करता है। जो हमारे जैसे कि हमारे महाराष्ट्र के मैंगोज, नागपुर के ऑरेंजिस, केरला के बनानास और उत्तर प्रदेश के लीची और गवावा और उसके जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स, वालनट्स, ये ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डिमांड में है। और ये हॉर्टिकल्चर के एग्जाम्पल है। ये आप 1 मार्क में आ जाएगा, या फिर हॉर्टिकल्चर को जब डिफाइन करना है तो अगर 4-5 मार्क्स में आता है तो हम लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन फूड क्रॉप्स करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको लास्ट में एक टेबल मिल जाएगी जिसमें आपको हर एक क्रॉप मिलेगी सीजन वाइज और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको ये स्टेट्स लर्न होती है तो आप पहले स्टेट का नाम लिखें और एक है ना पेपर पे स्टेट का नाम लिख के और जो जो क्रॉप उस स्टेट में आती है तो उनको आप लिख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स बी स्मार्टियस एंड डू शेयर एंड लाइक द वीडियो। अगर कुछ भी डाउट्स हो देन डू कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।